Good evening, everyone. Myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Meera Medical Institute of Nursing and Hospital, Abohar. So today I am going to explain about the topic that is national health programs. So in today's lecture, I will explain you about the two major or the most popular health programs at the national level that are implemented by the central government as well as the state governments. So the name of the two programs are first is the National TB Control Program and second one will be the National AIDS Control Program. So as the name indicates, these two programs include the diseases that first is the tuberculosis and second is the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. So both of these are the major health problems of India. They are covered under the major health problems of India because a number of cases, we can say that millions of cases of these two, the person suffering from or the patient suffering from these disease are reported each year. It, uh, for example, you can say that the tuberculosis disease is one of the major diseases and the AIDS. So near about 10 lakh, 12 lakh, 13 or 14 something. So that is the example of the total number of people who are suffering from these major health problems. Okay. So that is the reason I have to chosen this topic as today's online lecture. So I'm going to start with the topic. First of all is the National TB Control Program. So first of all is the introduction about the National TB Control Program. So फर्स्टली ये जो प्रोग्राम है एनटीसीपी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. सो ये प्रोग्राम जो है वो 1962 में लॉन्च किया गया था टू कंट्रोल द केसेस ऑफ टीबी ट्यूबरक्लोसिस दैट इज वन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड वन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो जो ट्यूबरक्लोसिस है ये उन एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है, लोग ज़्यादा सफर करते हैं जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहता और या हाइजीनिक कंडीशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉपर नहीं रहता. तो ये जो डिजीज है वहाँ पे उसके केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. सेकेंडली इंडिया में इसके केसेस मिलियन है, कई मिलियन केसेस हर साल इसके मिलते हैं. बहुत सारे लोग हर साल इससे सफ़र करते हैं, नए केसेस आते हैं, इंसिडेंस है हमारे पास, प्रेवलेंस है. सो बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो भी जाती हैं. लंग्स को ये डिजीज जो है मेनली इफेक्ट करती है और रेस्पिरेटरी डिजीज के तौर पे एक डिजीज जो है वो चलती है या काउंट की जाती है. सो फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि एनटीसीपी वाज लॉन्च्ड इन 1962 and implemented through a network of district tuberculosis centers with the support of 47,600 TB beds and 330 TB clinics in urban areas. तो ये उस टाइम का डाटा है जब ये प्रोग्राम इंडिया में शुरू किया गया था. ओके. सो द ईयर वाज 1962, 47,600 टीबी बेड्स और 330 टीबी क्लिनिक्स जो इसके शुरुआती दौर में इसमें इंक्लूड करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था. And second one is the primary objective has been to detect the cases and provide domiciliary treatment to the TB patients. Okay. So prime objective या मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? टीबी के केसेस को डिटेक्ट करना. ओके. टीबी के केसेस को डिटेक्ट करना और उसके बाद में उनको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जो है होम विजिटिंग करके या उनके घर पर जाकर उनको जो है वो सर्विसेज या केयर जो है या ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाना इसका मेजर और प्राइम ऑब्जेक्टिव था. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आता है एक वर्ड आएगा दैट इज डीटीसी. उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर और इसके अंडर एक डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस टीम भी काम करती थी. और आज भी हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ट्यूबरक्लोसिस के जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस टीम जो है इसके अंडर वर्क करती है और एक डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम जो है वो चलता है. ओके. सो फंक्शन क्या था इस डीटीसी का? द फंक्शन ऑफ डीटीसी दैट इज डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर has been to plan organize district tuberculosis program
तो इसका मेनली फंक्शन जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना था एंड इम्प्लीमेंट इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट इन एसोसिएशन विद ऑल द हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज लोकेटेड in the district so as to reach the people in the rural and urban areas. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एक सेंटर को ओपन कर रहे हैं तो जितना उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर रूरल और अर्बन एरियाज दोनों आ जाएंगे, तो उन दोनों को ये सेंटर कवर करता था पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए और उनको डोमिसाइल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए. सो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेकंड, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है डीटीसी, जिसकी मैं बात कर रहा था. उस डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस जो सेंटर है, उस सेंटर के अंदर जो एक टीम है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस टीम, उसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा. तो फर्स्ट इसमें है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर. तो ये एक सुपरवाइजर के तौर पे हम कह सकते हैं, जो हेड होगा उस सेंटर का, उस टीम का एक लीडर होगा, सुपरवाइजर होगा, जिसके बेसिस पे आगे सारे के सारे जो पर्सन हैं वो वर्क करते हैं. सेकंड इज second medical officer that will be junior to the district tuberculosis officer. और ये जो है इनकी जो स्ट्रेंथ रहती है सेकंड मेडिकल ऑफिसर की, वो 1 है इस टीम में. नेक्स्ट वी आर हैविंग द लेबोरेटरी टेक्नीशियंस. सो ये क्लियर है कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हमें क्यों चाहिए. हम स्पूटम कल्चर करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए. ओके. हेल्थ विजिटर्स हमें चाहिए जो सर्वे करके केसेस को डिटेक्ट कर सकें, लोगों को, जो लोग रिस्क पे हैं उनको फाइंड आउट कर सके कि कौन कौन से लोग. नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन. हेल्थ विजिटर्स 2 होंगे इस टीम में, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भी 2 हैं. और नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन. तो ट्यूबरक्लोसिस का जो केस है उसमें हम एक्सरेज भी करते हैं ताकि हमें पता लग सके जो डिजीज है, हम उसका कंफर्मेशन ले सकें. नेक्स्ट उसमें एक्सरे टेक्नीशियन वो 1 है. नेक्स्ट इज द नॉन मेडिकल टीम लीडर. सो नॉन मेडिकल टीम लीडर को भी एक को साथ में इसमें इस टीम में इंक्लूड किया जाता है. ये ऐसा एक टीम लीडर होता है जो एक सोशल वर्कर हम कह सकते हैं, कोई और पर्सन जिसकी उस एरिया में पहचान है, एक इमेज है. कोई पॉलिटिशियन हो सकता है या कुछ भी ऐसा पर्सन जिसकी लोग सुनते हैं. और इस जैसे पर्सन को एक टीम में रखने का मोटिव यही है कि लोगों के बीच जो पार्टिसिपेशन है उसको जो पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि लोग उन सोशल वर्कर से जुड़े होते हैं, सोशली जो लीडर्स हैं उनसे जुड़े होते हैं, तो इन सभी को उसमें इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट. सो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का वर्क क्या रहेगा कि जो स्टैट्स हैं हमारे पास, कितने नंबर ऑफ केसेस नए आए, कितने हमारे पास पिछले थे, इंसिडेंस क्या है, प्रेवलेंस क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, और मॉर्बिडिटी रेट क्या है. तो इस सभी को कैलकुलेट करने के वी आर हैविंग द स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स. एंड लास्ट इज द फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट एज द नेम इंडिकेट्स फॉर द प्रोविजन ऑफ द ड्रग्स. जो ड्रग्स हैं इसके रिलेटेड जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होनी है वो पर्सनस को आगे जो पेशेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मासिस्ट भी इस टीम में होता है. ओके. सो दैट इज डीटीसी. सो डीटीसी के अंडर ये जो था ये एक टीम है जो जिसकी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दी, ये आज भी वर्क करती है. सो ये था 1962 में जो हमारे पास चल रहा था. 1962 से आगे कुछ चेंजेस होते गए, कुछ अमेंडमेंट्स होती गई. तो 30 साल ये प्रोग्राम ऐसे ही चला. ये जो फर्स्ट प्रोग्राम चला था उसके बाद में इसको रिवाइज किया गया इन द ईयर 1990 और 91 में. इस प्रोग्राम को आके रिवाइज किया गया. तो ये चेक करने के लिए किया गया कि ये जो प्रोग्राम है, जो जो इसने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे या जिसके लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था, क्या ये उतनी वर्किंग कर पा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है. ओके. सो बेस्ड ऑन दैट, तो उसकी वैल्यूएशन के बाद में इसमें कुछ एक मॉडिफिकेशंस करके एक रिवाइज स्ट्रेटजी को इसमें ऐड करके उसके बाद में 1992 में इस प्रोग्राम को री लॉन्च किया गया एक रिवाइज स्ट्रेटजी के साथ. उसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे कि इन स्पाइट ऑफ द वेरियस इनपुट्स द प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम being implemented for the last 30 years, no significant epidemiological impact was observed. तो ये देखा गया कि जो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे या होने चाहिए थे, उतना असर नहीं हो पाया. तो उसके लिए 1992 में जो सेकंड यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इन द ईयर 1992 द एनटीसीपी प्रोग्राम वाज रिव्यूड बाय अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स. A revised strategy for national TB program was evolved in the recommendation of the committee. So एक कमेटी बनाएगी जिसने ये रेकमेंड किया कि इसको हम इस स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे, इस प्रोग्राम की स्ट्रेटजी को, और इसको रीलॉन्च करेंगे. Okay. So based on the recommendation of that committee,
रिवाइज स्ट्रेटेजी वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1992। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके कुछ एक जो ऑब्जेक्टिव्स थे, और इसके अलावा इसमें डॉट्स थेरेपी को इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था जो आज भी चल रही है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी जिसको हम बोल देते हैं, तो उसको आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। दैट इज द वी कैन से दैट द श्योर ट्रीटमेंट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। ओके, सो नेक्स्ट इसमें है कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे 1992 की जो रिवाइज स्ट्रेटेजी थी उसमें। तो फर्स्ट वाज टू अचीव एटलीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ द इन्फेक्शंस related to the TB cases through administration of directly observed intermittent uh, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी इन्वॉल्विंग पेरिफेरल वर्कर्स। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम में जाके हमने डॉट्स थेरेपी को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया, तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि 85% क्योर रेट, जो जितने भी केसेस हमने डिटेक्ट किए हैं उसमें 85% जो है वो ट्रीटमेंट रेट हमने रखना है, क्योर रेट, कि जितनों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया उतने में से 85% को जो पेशेंट्स थे उनका क्योर करना था डिजीज से। Okay. So next, second is to detect at least 70% of the estimated cases by augmenting case finding through quality sputum microscopy। और सेकंड अगर इसमें हम बात करें तो स्पूटम माइक्रोस्कोपी के थ्रू जो 70% जो है एस्टिमेटेड केसेस थे उनको फाइंड आउट करना था जो कि ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहे हैं। थर्ड, टू इन्वॉल्व द एनजीओज फॉर आईईसी एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल रिसर्च। और थर्ड इसमें था कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनसे हेल्प लेके आईईसी, दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जो है ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड वो लोगों तक पहुंचाना, हेल्थ एजुकेशन जो है लोगों तक पहुंचाना कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या कॉजेज हैं, प्रिवेंशन क्या रहेगा, एंड व्हाट आर द अवेलेबल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। सो एनजीओ की हेल्प लेके थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया कि लोगों तक पहुंचना था और उनको आगे सर्विसेज पहुंचानी थी रिवाइज स्ट्रेटेजी। ओके, नेक्स्ट इसमें रिवाइज स्ट्रेटेजी में कुछ एक कंपोनेंट्स थे जो ऐड किए गए थे जिनके ऊपर स्पेशल फोकस करना था, जैसे कि कुछ एक पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की गई थी कि ये इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये प्रोग्राम इतने सालों में ये चीज अचीव करेगा। एंड सेकंड, स्पूटम माइक्रोस्कोपी और प्राइमरी टूल ऑफ डायग्नोसिस। तो इसमें सेकंड कंपोनेंट ये रखा गया था कि जो मेन इसमें प्राइमरी टूल रहेगा डायग्नोसिस का वो स्पूटम माइक्रोस्कोपी रहेगी। वो स्पूटम को लैब में कल्चर करके हम चेक करेंगे और पेशेंट्स की जो फाइंडिंग है, असेसमेंट है, वो डायग्नोसिस प्रिपेयर करेंगे। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी जो आज भी चल रहा है, जिसको हम टॉट्स बोल देते हैं, तो इसको इंक्लूड किया गया था। इसके बाद में इस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई बिकॉज वी आर हैविंग द एश्योर्ड ट्रीटमेंट फॉर द टीबी। सो ये हमारे पास शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी होने के बाद इसमें आइसोनाइजिड, रिफैम्पिसिन, एथैम्ब्यूटोल 4 to 5 ड्रग्स हमारे पास जो है वो आती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इसमें है, ओके, पायराजिनामाइड। सो ये सारी ड्रग्स जो हैं इसमें इंक्लूड की जाती हैं और इसके बेसिस पे आगे जो टीबी पेशेंट्स उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई। ये जो शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी है इसकी जो है ड्रग सप्लाई ये रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये एसेंशियल ड्रग्स हैं। अगर ये ड्रग सप्लाई रुक जाएगी तो जितने भी हमारे हम डॉट्स थेरेपी जितने लोगों को पेशेंट्स को दे रहे थे, अगर वो रुक जाएगी उनका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया था कि अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए ऊपर पॉइंट लिखा है शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी और नीचे एक पॉइंट लिखा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। सो इन दोनों को मिला के ही आज हम डॉट्स बोलते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन और अकाउंटेबिलिटी और शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। दैट मीन्स जो मेडिसिन है वो एक फार्मासिस्ट या एक सुपरवाइजर की निगरानी में वो जो दी जाएगी ताकि एश्योर्ड ट्रीटमेंट जो है वो हो सके। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट में है डॉट्स वाज कंसीडर टू हैव ऑल ऑफ द बेनिफिट्स। ओके, और डॉट्स को एक कमिटमेंट यहाँ पे कंपोनेंट ये भी रखा गया था कि डॉट्स जो है वो उसके सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये कम्युनिटी को जो है वो टीबी से जो है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है जो उससे उसका ट्रीटमेंट जो है वो उससे किया जा सकता है। लास्ट वन वाज सुपरवाइज ट्रीटमेंट। सो अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ ऑफिसर ये ट्रीटमेंट जो है वो चलेगा। ओके,
सो दैट वाज ऑल अबाउट द नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962 का और 1992 का। और ये आपसे पूछा जा सकता है दोनों ही कि फर्स्ट जो है टीबी प्रोग्राम वो कब स्टार्ट हुआ, वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और रिवाइज स्ट्रेटेजी है वो कब स्टार्ट हुई, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा जा सकता है, और टॉर्च थेरेपी कब इंक्लूड की गई तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, so that was all about the program. Next, I will explain you about the second program of today's lecture, that is National AIDS Control Program. So that is a very important program because it is a disease कि जिसका अभी तक हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। और अगर मैं बात करूं कि कोरोना वायरस इंफेक्शन के रिलेटेड हमारे पास उसकी भी वैक्सीन है, लेकिन टिल डेट वी आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द assured वैक्सीन फॉर द एड्स डिसीज। ओके, सो 1980 से ये डिजीज जो है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट हो रही है, और इतने सालों के बाद भी बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ केसेस हमारे पास हैं, और इसका मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो है इसकी वैक्सीन जो है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। वी आर हैविंग द प्रोविजन ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, बट वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि हम उनको ये कह सके कि इनका परफेक्ट या बेस्ट ट्रीटमेंट जो है हमारे पास ये है, और इसके बाद जो एड्स है हम उसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, वो अभी पॉसिबल नहीं है। वी कैन ओनली मैनेज द केसेस ऑफ एड्स, वी कांट ट्रीट द केसेस ऑफ एड्स टिल डेट। सो वी आर नॉट हैविंग द वैक्सीन or any of the drug that's a short treatment for the AIDS. So 1980 से ही नियर अबाउट 86 to 87 से मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ कि 1983 और 84 में केसेस जो है, फर्स्ट केसेस जो हैं वर्ल्ड में तो एड्स के फाइंड आउट हुए थे। सो उसके बाद से इंडिया में भी, उसके बाद जो है इंडिया में भी ये डिजीज धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गई थी। और इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये फैली कि इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम बनाना पड़ा, एंड दैट वाज नेम्ड एट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। सो इन द ईयर 1987, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनएसीपी फेज फर्स्ट। सो द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1987 टू कंटेन इट्स स्प्रेड। तो ये प्रोग्राम जो है 1987 में ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो तीन इसके अलग अलग फेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली इस प्रोग्राम को चलाया गया। तो फर्स्ट फेज, फर्स्ट लॉन्च के साथ ही फर्स्ट ईयर में जब ये लॉन्च हुआ था तो तब से चल रहा था। तो इसमें अलग अलग इंटरवेंशन हैं हर एक प्रोग्राम में, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, उसकी इंटरवेंशन क्या है, नेशनल लेवल पे ये कैसे वर्क करता है। सो फर्स्ट इसमें है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्विलेंस सेंटर। सर्विलेंस is the word that is related with the surveys. So पहली बात, ये कॉमन सी बात है कि अगर हम किसी डिजीज के बारे में सर्वे नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि कितने केसेस हमारे पास हैं, कौन कौन से एरियाज में है, सबसे ज्यादा कौन से एरियाज अफेक्टेड हैं, कैसे वहां पे इन्फेक्शन इतनी ज्यादा पीक पे है। तो उसके लिए फर्स्ट जो है सर्विलेंस सेंटर्स इंडिया में बनाए गए थे, जैसे कि अंडर द प्रोग्राम 62 सर्विलेंस सेंटर्स एंड 150 ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स were established for screening person practicing high risk behavior and testing blood samples received from the blood bank. So जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि शुरू में ही 62 सर्विलेंस सेंटर्स जो नेशनल लेवल पे बनाए गए थे, जिनमें जिनका काम ये था कि सर्वे करके केसेस को फाइंड आउट करना, और ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं 150 के करीबन वो बनाए गए थे कि जो ब्लड बैंक्स में ब्लड है उसको टेस्ट करना, या और टेस्ट जो है वो करने, ताकि हमें पता लग सके कि ये जो पॉपुलेशन है, कॉमन पॉपुलेशन है कम्युनिटी में, ये जो डिजीज है वो कौन से लेवल तक स्प्रेड आउट हो रही है। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटिनल सर्विलेंस was to determine the prevalence of infection in specific high risk groups as well as low risk group। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रायोरिटी पे इसमें हाई रिस्क ग्रुप थे। हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं, या जिनको हम टारगेट पॉपुलेशन बोल देते हैं, वो आगे जाके भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो आ जाते हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स आ जाते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिनको हम हाई रिस्क में मानते हैं कि इनसे आगे स्प्रेड आउट हो सकता है। ओके, जो केसेस हैं जो एड्स के, क्योंकि इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर्स की मैंने बात की, तो वो क्या करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग एडिक्ट्स होते हैं,
इंजेक्शंस लेते हैं अलग अलग ड्रग्स के, तो क्या करते हैं, एक सिंगल नीडल यूज करते हैं, और मोस्टली अगर मान लीजिए किसी एक को भी वहाँ पे एड्स है, तो वो उसी सिंगल नीडल यूज से आगे एक डिजीज कम्युनिकेट कर सकती है। सो सेम ही ये रीजन है, आगे प्रोस्टिट्यूट्स और ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो ये भी जो बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पे रहते हैं। ओके, एंड लास्ट द सीरोलॉजिकल टेस्टिंग वाज डन। तो यहाँ पे हम इस टारगेट ग्रुप में सीरोलॉजिकल टेस्टिंग को भी काफी हाई लेवल पे टेस्ट करते हैं। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाई रिस्क ग्रुप्स एंड देयर स्क्रीनिंग। तो जिन हाई रिस्क ग्रुप की अभी मैंने बात की, तो उनके ऊपर हमारा मेन मोटिव यही था कि उनको ही असेस करें, उनको टेस्ट करें उनके ब्लड सैंपल्स ने, और आगे जाके ताकि हम डिजीज को कंट्रोल कर सकें। ओके, नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिटेक्टेड केसेस। तो यहाँ पे वर्ड है क्लिनिकल मैनेजमेंट। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसी डिजीज है जिसके केसेस को हम ट्रीट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते ये 100% ट्रीट हो चुका है, नहीं, वी कैन ओनली मैनेज द केसेस ऑफ एड्स। क्योंकि एक तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, 10 to 12 ईयर्स अगर हम बात करें, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। सेकंड, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिटेक्टेड केसेस यहाँ पे थर्ड पॉइंट इंटरवेंशन के तौर पर लिखा है। इसमें आ जाता है मेडिकल ऑफिसर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू पीएससी वर ट्रेन्ड इन द डायग्नोस्टिक skills and clinical management of HIV AIDS cases, and training is done by the trainer known as physician responsible for the AIDS care management. So इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो इससे रिलेटेड वहाँ पे केसेस को मैनेज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमने मैन पावर बनानी शुरू कर दी थी। दैट मीन्स वी वर managing, or we were arranging the manpower for the detection of the cases related to the AIDS, or the some of the doctors or the nurses or the specially trained staff that will provide care to only to the HIV AIDS cases. Okay, so इसके लिए वहाँ पे हमारे पास physicians थे जो आगे हमने रखे थे, जो आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। ओके, और एड्स केयर मैनेजमेंट में जिसको हम बोलते हैं फिजिशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स केयर मैनेजमेंट, पैम बोलते हैं जिसको, तो वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था एक इंटरवेंशन के तौर। नेक्स्ट जो था यहाँ पे एक इंटरवेंशन थी ब्लड सेफ्टी। सो जो एड्स है वो उसका एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड भी है। अगर आप किसी एड्स पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उसको हाथ लगाने से एड्स नहीं फैलता। ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों में कि अगर कोई एड्स का पर्सन है, पेशेंट है जो HIV पॉजिटिव है, तो उसको अगर हाथ लगाएंगे तो एड्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम दैट पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ऐसा कभी नहीं होता। ओके, अगर आप उसके ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में नहीं आते, एक अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वहां तक नहीं है, तो कोई इंजेक्टिंग जो है, मैं कह सकता हूँ कि नीडल स्टिक इंजरी नहीं है जब तक, तो तब तक जो है आपको एड्स होने का रिस्क वो कभी नहीं रहता। यू कैन शेक हैंड विद दैट पेशेंट, ओके, यू कैन शेयर द फूड, ओके। सो ऐसे एड्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता। ये मैं इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लड सेफ्टी की बात की गई, तो ब्लड सेफ्टी इसलिए यहाँ पे एक इंटरवेंशन के तौर पे रखा गया था कि जितने भी ब्लड सेंटर्स थे, यहाँ पे जैसे लिखा है कि गाइडलाइंस वर डेवलप फॉर द ब्लड बैंक्स, ब्लड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ब्लड डोनर एंड डायलिसिस यूनिट्स, एंड ब्लड बैंक्स वर आइडेंटिफाइड एंड अपग्रेडेड। तो उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी कि कोई भी ब्लड अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है जो ब्लड से आगे बनना है, जो हॉस्पिटल्स में जाके ट्रांसफ्यूज करते हैं हम अनहेल्दी पेशेंट को हेल्दी होने के लिए, तो उस ब्लड की प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। जो ब्लड डोनेट करते हैं उन पर्सन का टेस्ट जो है वो किया जाना चाहिए, ताकि डिजीज को स्प्रेड आउट होने से रोका जा सके। ओके, नेक्स्ट, next intervention is control of the sexually transmitted diseases and condom program. So that is one of the important intervention according to me, because एक जो मैंने आपको रूट बताया, सेक्सुअल रूट जो है वो ट्रांसमिशन का एक रूट है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये सिर्फ एक रूट है जो जिससे कि एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है आगे दूसरे पर्सन को। ये सिर्फ एक कॉज है, लेकिन अगर आप कुछ कम पढ़े लिखे लोगों से या जो मेडिकल प्रोफेशन के नहीं है, अगर आप उनसे पूछें कि ये कैसे स्प्रेड आउट होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, तो वो आपको सिर्फ यही रीजन बताएंगे, क्योंकि बाकी उनको नहीं पता। सो इस डिजीज को, ये डिजीज बाकी डिजीजेस की तरह ही है, लेकिन इसको एक सोसाइटी में जो हम कह सकते हैं कि एक शक की नज़र से देखा जाता है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट, अगर उसको कोई डिजीज है तो वो सेक्सुअल रूट के थ्रू ही हुआ होगा।
तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी जो है वो पेशेंट पे रहता है, सोसाइटी उसको अच्छा नहीं समझती, या फैमिली मेंबर्स भी कई बार सपोर्ट नहीं करते वो जब भी वो कोई पर्सन HIV पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ए सिर्फ एक रूट है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एड्स जो है वो इसी रूट से ट्रांसमिट होता है। ओके, तो इसके बहुत सारे जो है कॉजेस हैं, कुछ एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, सो दैट इज द इंटरवेंशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल करना। ओके, the transmission of AIDS is more than in more than 80% of the cases is through sexual tract। so जितने केसेस हैं उसमें से 80% जो केसेस हैं वो सेक्सुअल ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो होते हैं, लेकिन 20% ऐसे केसेस हैं जो सेक्सुअल रूट के थ्रू नहीं होते। ओके, तो हम मेजर कह सकते हैं कि एक कारण है, लेकिन सभी में ये कारण नहीं है। एंड HIV इज ट्रांसमिटेड इजली इन द प्रेजेंस ऑफ STDs। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और इन्फेक्शन है तो HIV कॉमनली ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, सो दैट वाज द इंटरवेंशन कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोक लें, और कॉन्डम प्रमोशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो आगे जाके ट्रांसमिट कर सकता है इस डिसीज को। नेक्स्ट इज IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। सो लोगों को अभी भी हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे की गई है, तो ये शुरू से ही चल रहा है कि लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए, और थ्रू कम्युनिकेशन उनके जो पॉइंट्स है वो क्लियर किया जाए कि क्या कॉज है एड्स के, कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे इसके केसेस को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैं पहले कह दूं कि प्रिवेंशन सबसे बढ़िया तरीका है इस डिजीज के लिए, कि इस डिजीज को होने ही ना दिया जाए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो 2002, और जो आगे 5 ईयर प्लान भी बने थे, तो उसमें जीरो ग्रोथ ऑफ HIV एड्स का एक ऑब्जेक्टिव भी रखा गया था। वो इसीलिए कि हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसके केसेस को आगे फैलने से रोकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म IEC। सो द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज टू जनरेट अवेयरनेस। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट भी किया जाता है। बहुत सारे मैगजीन, न्यूज़पेपर उस दिन आर्टिकल जो है पब्लिश करती है। नेशनल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो है इंडिया में, तो वो एजुकेट करता है लोगों को कि कैसे जो है बचना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी अपना इनिशिएटिव जो है वो लेती हैं, एंड एजुकेट देम ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स एंड हेल्प देम टू चेंज हेल्थ हाई रिस्क बिहेवियर। सो जो भी पॉपुलेशन हाई रिस्क पर है, और वैसे भी अगर कोई नहीं भी है, तो सभी को अवेयर किया जाता है IEC से। ओके, सो दैट वाज द इंटरवेंशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फेज फर्स्ट। इसके अलावा जो है NACP फेज 2 है वो 1999 में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1999 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 2 नाउ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द एंटायर कंट्री थ्रू द स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1999। तो फर्स्ट स्टेज जो 87 से स्टार्ट होकर 12 साल ये चला, 11 साल, और उसके बाद में 12वें साल में सेकंड फेज जो वो स्टार्ट हो गया। कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन इसमें वही है, इंटरवेंशन जो है, लेकिन इनको मॉडिफाइड वे में आगे जो है हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें है फर्स्ट आ जाता है इसमें आ जाता है फर्स्ट जो है नेशन वाइड HIV सेंटिनल सर्विलेंस। तो उसमें जो लिखा था कि एस्टेब्लिश किए गए थे सेंटिनल सर्विलेंस सेंटर्स, लेकिन इसमें नेशन वाइड HIV सेंटिनल सर्विलेंस यहाँ पे कर दिया गया कि और जो है सर्विलेंस सेंटर्स को बढ़ा दिया गया, क्योंकि यहाँ स्टेज तक आते हुए केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जो सेकंड जो है पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वो यहाँ पे हम प्लान करने की सोच रहे थे। 2002 में वो पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी रखा जाता है। तो nationwide HMA sentinel surveillance, as discussed earlier, is continuity to identify HIV infected cases both in high risk and low population, and the surveillance for AIDS cases and STD cases is also done। तो इसमें क्या है, नेशनल लेवल पे जो मैंने फेस फर्स्ट में एक्सप्लेन किया कि सर्वेलेंस किया गया, सर्वे किए गए, वो टाइम टू टाइम चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो कितने केसेस नए हैं, पुराने हैं, सभी को इकट्ठा करके स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड किए जाते हैं और प्रोग्राम को इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट इज सेकंड, फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पे ये नई एक इंटरवेंशन यहाँ पे स्टार्ट की गई थी कि फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स आर डन टू एड्रेस द की इश्यूज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉपुलेशन विद द एम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके, और रिप्रोडक्टिव डिजीजेज। तो यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी फैमिली को एजुकेट करना, कि फैमिली के अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनको अवेयर करना कि एड्स जो है वो कैसे होती है, कैसे कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, एज वेल एज पूरी फैमिली को एक फैमिली लेवल पे जो है
जो रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना और उनको रोकना। नेक्स्ट, ब्लड सेफ्टी मेजर्स जो पहले भी थे इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि ब्लड सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो और यहाँ पे स्ट्रिक्ट किए गए। और यहाँ पे इनको अगर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी गाइडलाइंस जो नई तरीके में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो आगे करवाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंटरवेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज VCTC। ये बनाए गए यहाँ पे वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। सो इनका मतलब क्या है कि वॉलंटरी काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर हम उस सेंटर को बोलते हैं जहाँ पे कोई भी पेशेंट मान लीजिए वो जा सकता है, उसका रिकॉर्ड जो है नेम एड्रेस और बायोडाटा और इंफॉर्मेशन अगर हम कहें तो वो सीक्रेट रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। वहाँ पे जाके वो अपना टेस्ट करवा सकते हैं और वो चेक कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर किसी को लगता है, कोई फियर है, रिस्क लगता है उनको भी हो शायद उन वो HIV पॉजिटिव है या नहीं, तो वो चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे उनको काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर्स भी अवेलेबल रहते हैं। ओके, सो ये है VCTCs। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत रहता है। जो पर्सन HIV पॉजिटिव होते हैं तो उनके लिए वहाँ पे काउंसलर्स भी हमारे पास होते हैं, VCTCs। ठीक है। नेक्स्ट इज IEC। तो ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। IEC क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। यहाँ पे नेको एक वर्ड लिखा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस प्रोग्राम के साथ चलती है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसका वर्क है कि पूरी कंट्री में जो एड्स के केसेस हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी ग्रोथ को कम करना। ओके, सो ये सारे यहाँ पे आते हैं। और IEC नेको जो है वो क्या करती है कि आगे इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करती है इसके रिलेटेड थ्रू सैटेलाइट्स चैनल जो है, रेडियो FM चैनल, इनके थ्रू, टीवी के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। ठीक है। सो IEC जो है उससे रिलेटेड वर्क करती है। नेक्स्ट इज द टारगेटेड इंटरवेंशन। ये वो हैं जिनके बारे में मैंने आपको बात की थी। टारगेटेड इंटरवेंशन में क्या आ सकते हैं? वो सारे के सारे रिस्क ग्रुप्स आ जाते हैं जिसमें कि यहाँ पे देखिए लिखा है कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, जिनको मैं प्रोस्टिट्यूट्स और हम कह देते हैं कि कमर्शियली वो सेक्स वर्कर्स के तौर पे वर्क करती हैं। माइग्रेंट लेबर्स जो हैं, ट्रक ड्राइवर्स और स्ट्रीट चिल्ड्रन, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स जो हैं, मैन हु हैव सेक्स विद द मैन इन प्रिजन इमेज। तो ये सारे के सारे वो ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनको हम ये मानते हैं ये हमेशा हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। टारगेट हमारा इस फेज में इन्हीं पे था कि इन पे अगर हम कंट्रोल रखें और इनको स्क्रीन करें तो हो सकता है कि या हमें ये है कि हम जो केसेस हैं एड्स के उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज important intervention is training of the medical paramedical workers. Okay, so ये बात मानने वाली है कि हमारे पास एड्स के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए मैन पावर कम है। ओके, सो यहाँ पे एक इंटरवेंशन रखी गई थी कि मेडिकल और पैरामेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट और बहुत सारे वर्कर्स जो चाहिए हमें, तो उनको स्पेशली ट्रेन किया जाए कि एड्स के डिजीज के रिलेटेड, कि एड्स के जो पेशेंट्स हैं उनको केयर कैसे करनी है, उनके रिलेटेड IEC कैसे परफॉर्म करना है, ब्लड सेफ्टी मेजर्स क्या हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इस प्लान के अंडर एक हिस्सा थी। ओके, तो इसके लिए मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनके स्टाफ को ट्रेन किया गया, नर्सेस को और बहुत सारे स्टाफ को, मेडिकल प्रोफेशनल और पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ को ट्रेन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट इज STD कंट्रोल प्रोग्राम। STD कंट्रोल प्रोग्राम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें है अंडर द STD कंट्रोल प्रोग्राम NACP phase 2 504 STD clinics covering all the states in the country have been strengthened with equipment and consumable, and action has been initiated to strengthen 86 more STD clinic in this year. ये पुराना एक डाटा है, जब ये प्रोग्राम चल रहा था वहां पे 504 STD क्लिनिक्स ओपन किए गए थे हर एक स्टेट में, ताकि हम नेशनल लेवल पे जाके स्टेट डिजीज को बैटल कर सकें और उसको टैकल कर सकें इस डिजीज को। तो उसके लिए STD कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया और उसके अंदर STD क्लिनिक्स चलाए गए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम MTCT बोलते हैं। ठीक है। मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है, ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि ये देखा गया है कि दो एक ड्रग्स हैं जिनको हम इफेक्टिव मानते हैं कि अगर वो मदर को दे दी जाए ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो चांसेस कम रहते हैं कि एक मदर से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उससे जो है आगे बेबी को ट्रांसमिट HIV जो है वो उसका चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, दैट इज MTCT।
इसमें दो ड्रग्स हैं जैसे कि जाइडोविडीन एंड नेवरिपाइन, जो हम ड्रग्स को काउंट करते हैं जिनको हम कुछ हद तक इफेक्टिव मानते हैं, कि कुछ इसकी परसेंटेज है कि हम ये मानते हैं कि ये ट्रांसमिट होने से मदर टू चाइल्ड जो है वो, मदर टू बेबी है, एड्स को ट्रांसमिट होने से रोक सकती है। ओके, सो ये भी इस जो हम कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में, इस पेज में एक इंटरवेंशन थी। नेक्स्ट इज पीईपी। ये पीपीई नहीं है, दैट इज पीईपी, कि ये कुछ एक एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स का एक पैकेज है। मान लीजिए कोई स्टाफ इन्फेक्टेड हो जाता है, कोई नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, सो देयर इज द प्रोविजन ऑफ द ड्रग्स, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, जिसको हम मानते हैं कि कुछ हद तक इफेक्टिव है कि वो स्टाफ को, और जिसको नीडल स्टिक इंजरी हुई है, तो वो आगे चल के जो है हम उनमें एड्स को डेवलप ना होने दे, एचआईवी पॉजिटिव ना हो, उसके लिए यहाँ पे एक पीईपी रखा गया है, दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो इसमें क्या है, द एंटीरिट्रोवायरल ड्रग्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 ड्रग्स have been shown to prophylactic when given to the health workers who are exposed to the HIV infection after needle stick or sharp injury। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई स्टाफ है जो HIV पर्सन को केयर दे रहा था, मान लीजिए कोई आईएम इंजेक्शन लगाया और कुछ भी है, तो अगर वो जो है नीडल जो है वो प्रिक हो जाता है स्टाफ में, तो वो रिस्क पे रहता है कि उसको HIV हो सकता है। तो उसके लिए हम पीईपी ड्रग्स जो है तो यूज करते हैं स्टाफ के लिए, ताकि वहां पे जो वायरस है वो डेवलप ना कर पाए। ओके, तो 2 घंटे का टाइम है, उसमें हम पीईपी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन। इसमें हम इंक्लूड करते हैं नेको जो है, वो बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वर्क करता है, क्योंकि अकेले सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है कि जो इस डिजीज को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि ये ऐसी डिजीज है कि वो बेसिक जो कम्युनिटी लेवल तक है वहां तक फैली हुई है। बहुत सारे वर्कर्स है, ग्रास रूट लेवल तक हम कह सकते हैं ये डिजीज फैल चुकी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, लेबर, स्टील, सोशल सेक्टर्स, मिनिस्ट्रीज, यूथ अफेयर्स, ये सब के सब इकट्ठा होंगे, तब इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। Next is care and support initiatives. With the growing number of HIV AIDS in the country and urgent need to offer palliative care and outreach services to the people living in HIV AIDS has become imperative. NACO has initiated care on such 11 such community care centers. So psychological support के लिए और कुछ एक चीज़ों के लिए जो बेसिक नीड्स होते हैं HIV पेशेंट्स की, तो उनके लिए जो है केयर और सपोर्ट इनिशिएटिव के लिए कुछ एक सेंटर्स जो है वो NACO के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनमें उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो दैट वाज अबाउट द एनएससीपी फेज 2। लास्ट इज एनएससीपी फेज 3। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये कॉमन एक जो एनएससीपी फेज फर्स्ट और फेज 2 को कंबाइन करके एक प्रोग्राम जो है फेज 3 बनाया गया है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे किया गया है। सो यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ कुछ एक इंटरवेंशन हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है इंटरवेंशन में टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर पॉपुलेशन हाई रिस्क। तो एनएससीपी फेज 3 में इसको फॉलो किया गया, वही सारे यहाँ पे टारगेट जो ग्रुप हमारे पास रहता है। सेकंड ब्लड सेफ्टी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन को यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आईसीटीसी, पहले वीसीटीसी था, यहाँ पे अब इसको आईसीटीसी जो है वो भी ऐड किया गया, दैट इज इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स विद द सेम पर्पस एंड विद सम ऑफ द मॉडिफाइड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट एसटीडीज और एसटीआईज को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट केयर एंड सपोर्ट, जो एनएससीपी फेज 2 में हम लास्ट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आईईसी एक्टिविटीज जो अभी तक जो पहले 2 फेजेस में थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम जो है आगे अवेयर नहीं कर पाएंगे लोगों को। लास्ट इज द कॉन्डम प्रमोशन प्रोग्राम। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द HIV और एड्स इन्फेक्शन। तो यहाँ पे भी इसको प्रमोट जो है एनएससीपी फेज 3 में किया गया है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनएससीपी फेज 3 एंड दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आज के लेक्चर में जो है मैंने आपको 2 प्रोग्राम्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट वाज द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और सेकंड उसमें एक रिवाइज स्ट्रेटेजी है। और जो फर्स्ट प्रोग्राम था 62, देन 1992 में इसको रिवाइज किया गया एंड सेकंड प्रोग्राम वाज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में स्टार्ट हुआ, देन फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में
मैं इससे भी आगे कंटिन्यू करूंगा। प्रोग्राम्स जो हैं जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े हुए नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं जो कम्युनिटी में चलते हैं, तो आगे जो क्लासेस होंगी पार्ट 1 2 3 ऐसे करके मैं आपको सारे के सारे जो है विद नोट्स जो हैं विद कंटेंट आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा स्लाइड शेयर के थ्रू। तो स्लाइड्स को मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ। तो आप इसका जो है प्रिंट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स अगर लेते हैं आप मोबाइल में तो आपको इसके साथ नोट्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। तो सारे के सारे आप प्रिंट जो है वो करवा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। बाकी जो नेक्स्ट वीक होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले जो है वो दे दिया जाएगा। तो वो आप फेसबुक पेज के साथ अपना नोटिफिकेशन जो है वो आप अटैच कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।